हमारी हिंदी मेरी हिंदी चैनल में आप सबका सादर स्वागत है। छात्रगण और अध्यापक मित्र, आप सब में ध्यान देना की बात यह है कि कोविड-19 के अंतर्गत हम अब तक 6 महीने की शिक्षण को दूर हो चुके हैं। इस संदर्भ में 10वीं कक्षा के छात्रों को लिए एक ऐसा डर पैदा होने वाला है। इसको दूर करने के लिए कुछ सरल वीडियो के माध्यम से आप सबको सचेत करना चाहता हूं। साथ ही साथ उनको 10 के 10 GPA प्राप्त करने में व्याकरण संबंधी विषय बहुत प्रधान होते हैं। इस संदर्भ में 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए उपसर्ग और प्रत्यय ये 2 अंश हैं। इन दोनों अंशों से एक अंश का विषय आपको पूछा जाएगा, यदि उपसर्ग या प्रत्यय। यह प्रश्न पत्र में 13वां प्रश्न अनुच्छेद के आधार पर व्याकरणिक अंशों को पहचानने को कहा जाएगा। अच्छा छात्रों, 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ఉపసర్గ అంటే ఏమిటి, ఉపసర్గని ఎలా గుర్తించాలి, ఉపసర్గ ఎన్ని రకాలు అనే అంశాన్ని మీకు బోధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను। ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఇక్కడ వ్యాకరణ సంబంధమైన అంశాలు 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలో మార్చి 2021 లేదా ఆగస్టులో జరగబోయేటువంటి 10వ తరగతి పరీక్షలకు సంబంధించి 1 నుండి 16 ప్రశ్నల వరకు వ్యాకరణ అంశాలపై ప్రశ్నలు ఇవ్వబడతాయి। ఈ ప్రశ్నలకు ప్రతి ప్రశ్నకు 1 మార్కు చొప్పున మీరు పొందవచ్చు। గమనించాలి, అన్నిటికీ కూడా మీకు బహుళైచ్ఛిక సమాధానాలు కలిగిన అంటే MCQ క్వశ్చన్స్ ఉండవు। కేవలం 4 లేదా 5 MCQ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఇవ్వబడతాయి। ఇక్కడ మనం ఉపసర్గ గురించి తెలుసుకుందాం। ఉపసర్గని హిందీలో ఏమంటారు? उपसर्गनी तेलुगुलो पूर्व प्रत्ययमु अंटारू। हिंदी में इसे पूर्व प्रत्यय कहते हैं। इसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। प्री माने आगे, फिक्स माने लगने वाला या जुड़कर रहने वाला उपसर्ग। यह हम इस उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम इस संबंधी कुछ उदाहरण को भी पढ़ लेंगे, जिससे 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में केवल हमें 8 पाठ चुनकर दिया गया है, ताकि ये 8 पाठ पढ़कर 100 अंक प्राप्त करना बहुत आसान होगा। ఎందుకంటే 10వ తరగతి హిందీ పాఠ్యపుస్తకంలో సిలబస్ని అనుసరించి కేవలం 8 పాఠాలను మాత్రమే మనకు ఇవ్వడం జరిగింది। ఈ 8 పాఠాల నుంచి మనం 100 మార్కులు పొందడం కష్టమైన పనేం కాదు। ఈ 8 పాఠాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యాకరణ సంబంధమైనటువంటి విషయాలని కూలంకషంగా చదివి మంచి మార్కులు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది। अच्छा चले उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी में 2 प्रकार के शब्द आते हैं, एक मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द या निर्मित शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द रूढ़ होते हैं, किसी वजह से भी ये नहीं बदलते। ये एक निश्चित अर्थ को बोध कराते हैं, पर्टिकुलर मीनिंग इस्ताई, जैसे फल, बालक, घर, किताब, किसान आदि। ये सभी मूल शब्द हैं। अच्छा, अब व्युत्पन्न शब्द क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्युत्पन्न शब्द मुख्यतः उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं। ఇక్కడ వ్యుత్పన్న శబ్దాలు అనేవి ఉపసర్గ మరియు ప్రత్యయం కలవడం వల్ల ఏర్పడే పదాలని ఉత్పన్న శబ్దాలు అంటే క్రియేటెడ్ వర్డ్స్ అంటే ఇవి రూఢ అయినటువంటి వర్డ్స్ కాదు, ఓ నిశ్చితమైన అర్థాన్ని ఇవ్వవు। ఇక్కడ చూడండి, यहाँ पर उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे होता है। ये 2 मिलकर एक नया अर्थ देने वाला शब्द बना देते हैं। जैसे आप उपसर्ग हैं, यश प्रत्यय हैं, ये 2 मिलकर बन गया है आप यश। अपमान, अपव्यय, अपवाद, अपकीर्ति। देखिए ना, यह अप उपसर्ग और यश प्रत्यय, मान प्रत्यय, व्यय प्रत्यय, ये 2 मिलकर व्युत्पन्न शब्द, इनको व्युत्पन्न शब्द कहते हैं।
इसे निर्मित शब्द भी कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर यह शब्द उपसर्ग मूल शब्द, ये शब्द कैसा बना है? उपसर्ग और मूल शब्द से मिलकर प्रत्युपकार, प्रति प्लस उप प्लस कार, प्रत्युपकार हुआ है। इसमें प्रति उपकार और देखिए परोपकार, पर प्लस उप प्लस कार, परोपकार। मूल शब्द को आगे हमें उपसर्ग प्रति लगा है, पर लगा है, स्वा लगा है, आ सम दुर परि। प्रत्युपकार, परोपकार, स्वावलंबन, अव्यवस्था, समाचार, दुर्व्यवहार, पर्यावरण। ध्यान से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में गद्य पाठ में कुछ ऐसे शब्द आते हैं, उनका उपसर्ग वहीं पर आप पेंसिल से राउंड अप करके, यदि आपको उसमें कुछ शक या शंका निकले, तुरंत अपने हिंदी अध्यापक का संपर्क करें और अपनी शंका को दूर करने की कोशिश करें। उपसर्ग, उपसर्ग का निर्वचन, उसका विवरण इस तरह देना है, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ध्यान से पढ़िए, जो शब्दांश, जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द मूल शब्द के आगे जुड़कर आरंभ में लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण आ, यह है एक अक्षर और दूसरा मूल शब्द है सत्य। सत्य मूल शब्द है, उसके आगे आ उपसर्ग जोड़ने से सच्ची का अर्थ बदलकर असत्य हो गया। ऐसे परिवर्तन लाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। ఏదైనా పదములో మొదట చేరినటువంటి అక్షరము గాని అక్షర సమూహం వల్ల గాని మొత్తం పదం యొక్క అర్థం కలిసి మొత్తం పదం యొక్క అర్థాన్ని మార్పు చేసినట్టయితే దాన్ని ఉపసర్గ అంటారు. అవి చేరడం వల్ల మొత్తం మీనింగ్లో ఆపోజిట్నెస్ వచ్చేస్తుంది. విఫల్, సఫల్. సఫల్ అంటే सक्सेस, विफल అంటే अनसक्सेस. हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं. హిందీలో మనం 4 రకాలైనటువంటి ఉపసర్గని మనం గమనించవచ్చు. 4 రకాలు ఏంటంటే 4 రకాల భాషలలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఉపసర్గాలు. మొదటిది సంస్కృత ఉపసర్ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग. यह 4 प्रकार के उपसर्ग हमें देखने को मिलते हैं. संस्कृत उपसर्ग क्या होता है, हिंदी उपसर्ग क्या होते हैं, या उर्दू उपसर्ग क्या होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग क्या होते हैं, इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे. संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग को देखिए यहाँ पर. उपसर्ग उसका अर्थ और भाव. उदाहरण आ का अर्थ होता है अभाव, नहीं. उदाहरण के लिए असत्य, अभाव, सत्य का अभाव असत्य. अधर्म, धर्म नहीं है वह अधर्मी है. अन्याय, न्याय नहीं है. आ का अर्थ होता है अभाव होता है. न्याय का अभाव, धर्म का अभाव, सत्य का अभाव. और अनु, ये भी संस्कृत का उपसर्ग है. इसका अर्थ है समान, पीछे, इक्वल. अनुभव, अनुकरण, अनुराग. अधि, ऊपर, इसका अर्थ है ऊपर. अधिपति, अधिकार, अधिकरण. समझ गए ना? कुछ उदाहरण के लिए वीडियो बनाने के लिए कुछ ही उदाहरण, ज्यादा उदाहरण की ओर नहीं जा रहा हूं, ध्यान दीजिए. हिंदी के उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. हिंदी उपसर्ग है उन, उसका अर्थ होता है एक कम, एक कम. भाव है 59, 60 से एक कम क्या होता है 59 होता है. 59, 59 को 59 कहते हैं.
और 19, 20 से एक कम, 19, 19, 49, 49, ये 50 से एक कम है। उन माने कम। अन, अन का अर्थ है अभाव, अनपढ़, अनपढ़, पढ़ना, पढ़ने वाला, अनपढ़ माने जो नहीं पढ़ा हो उसे अनपढ़ कहते हैं। अनजान, जान माने जानकारी रखना, अनजान माने जानकारी नहीं रखना, उससे परे होना। अनवरत, अनवरत माने बहुत से वाली प्रयास करना, करते ही रहना, अनवरत प्रयास करने के बाद ही कुछ अंश को जानकारी प्राप्त करे। और अध, अध का अर्थ है आधा, ऑफ, अधमरा, ये पूरा मरा नहीं है, अधमरा, पीट पीट कर अंग्रेज भारतीयों को, कुछ लोगों को अधमरा कर दिए। अधपका, आफ सगम मुगिना, सगम पंडिना, अधपका, ये उदाहरण है, ये सभी उदाहरण हैं। अब देखिए उर्दू के उपसर्ग क्या हैं। उपसर्ग उर्दू का बद एक है। बद माने बुरा, बुरा को बोलते हैं। जैसे बदबू, बू माने गंध, बदबू माने दुर्गंध, जो गंध को नहीं सह सके उसको बदबू कहते हैं। बदनसीब, बदनसीब माने बुरा नसीब रखना, दुर्दृष्टम बोलते हैं। फेट, फेट नहीं है, इसका फेट नहीं है। बदमाश, दुर्मार्ग, बदमाश माने बदमाशी, बुरा करने वाला बदमाश होता है। और दर, दर एक उर्दू उपसर्ग है, इसे हिंदी में अर्थ है में, इनसाइड, दरअसल। और दरमियान, दरमियान दक्षिणी गंगा गोदावरी पाठ में लगता है। और दरगुजर, दरगुजर, गुजरना। और बा, बा का अर्थ है के साथ, में इसका अर्थ है। बगैर, गैर, बगैर। हाँ? और बदौलत, बदौलत करने पर भी, बखूबी, बहुत खूबी रखना। और खुश एक उपसर्ग है, ये अच्छा के लिए बताया जाता है। खुशहाल, क्षेम समाचारम। खुशबू, तो तब हम बदबू के बारे में जानकारी है। अब खुशबू, खुश माने सुगंधित करने वाला, खुश रखने वाला, बू, सुहासना, परिमलम। खूबसूरत, खूब का अर्थ है बहुत, सूरत माने सुंदर होना, बहुत सूरत है, बहुत सुंदर होना को बहुत सूरत कहते हैं। इसको भी दूसरा अर्थ है बदसूरत, बहुत अंधकार, अंधविहीन होना भी बदसूरत है। इस तरह से उर्दू संबंधी उपसर्ग हमें जानकारी रखनी चाहिए। अच्छा देखिए छात्रों, आप यहाँ नीचे दिए गए उपसर्ग शब्द बनाकर लिखिए। कुछ शब्द दिया हूँ, इसे उपसर्ग बनाइए। कुछ उपसर्ग शब्द दिया हूँ, उसको उपसर्ग जोड़िए। देखिए निर, ला, बे, वी, प्र, अन, आ, इसका। और नीचे दिए शब्दों के मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिया हूं, उस शब्दों को मूल शब्द और उपसर्ग को अलग कर लिखिए। जैसे सच, असच, आ उपसर्ग है, सच प्रच मूल शब्द है। ला परवाह, ला उपसर्ग है, परवाह मूल शब्द है। बे ईमान, ईमान दूसरा मूल शब्द है, बे उपसर्ग है। भरपेट, भर उपसर्ग है, पेट मूल शब्द है। प्रतिकूल, प्रति उपसर्ग है, कूल मूल शब्द है। निडर, नी उपसर्ग है और डर प्रत्यय है। अच्छा छात्रों, आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसकी शंका हो तो आपके अध्यापक, हिंदी अध्यापक या अध्यापिका जी को मिलकर आप कुछ और अभ्यास करने की कोशिश करें, ताकि उपसर्ग के विषय में आपका अंक ना खोना पड़े। आपका मोहम्मद